Good morning to all of you. So, where were we yesterday? We were talking about pillars of development. So, first pillar is equity. Listen, try to understand. Equity या फिर equality is of two type. Crude, or we can say ruthless. And second, reasonable, or we can say justified. Discrimination. Okay, tell me one thing. Suppose there are 100 people. There are 100 people, and out of these 100, 80 are normal. Okay, 20 persons are blind. And another 20, they are handicapped, या आप कह लो कि उनके पैर सही नहीं है. They are not capable of walking. ठीक है. ठीक है. Now suppose we are organizing a athletic meet. हमको रेस करवानी है, लेट्स से 400 मीटर की, 400 meters. So is it fair to make them compete together? Is it fair? Do you think a person who is blind will be able to compete with a normal person? Or a person whose legs are not working properly, he can compete with a normal person? No. So don't you think it will be prudent to make them compete differently? इनके लिए अलग से ऑर्गेनाइज करवाई जाए एथलेटिक मीट, इनके लिए अलग से करवाई जाए और इनके लिए अलग से करवाई जाए. तो अगर हम इन सबको एक साथ कॉम्पीट करने के लिए मजबूर करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रूड इक्वालिटी या फिर रूथलेस इक्वालिटी, जिसके अंदर हम और कुछ कंसीडर ही नहीं कर रहे. या फिर इसमें आप मान लो कि मेल या फीमेल को भी एक साथ ही कॉम्पीट करवा दिया, तो सीधी सी बात है फीमेल उस तरीके से कॉम्पीट नहीं कर पाएगी जहां पे फिजिकल गेम्स की बात है. दिस इज कॉल्ड क्रूड और रूथलेस. सेकंड इज रीजनेबल या फिर जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, नो इट्स फाइन, थैंक यू. But it is not the point. ध्यान दो, listen. Now reasonable या फिर justified discrimination. In this हम क्या करेंगे, इनके लिए अलग से एथलेटिक मीट करवा देंगे, है ना, 400 मीटर की रेस इनके लिए अलग से करवा देंगे, इनके लिए अलग से करवा देंगे. It will be fair. Understood? But what is problem in India? इंडिया के अंदर समस्या क्या है? सपोज इन 20 में से 5 लोगों का इलाज हो गया एंड नाउ दे कैन सी प्रॉपरली, उनकी आंखें भी हैं, दे कैन सी प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू दिस ग्रुप. स्टिल दे वांट टू compete in group of blinds. In the same way, सपोज 6 लोग हैं जिनके पैर ठीक हो गए, जिनके दोनों पैर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू compete in this group.
they do not want to join the general या फिर normal group. So this is problem, and that is why reservation system is not that much successful in India. Okay, next, sustainability. Last bench, sustainability. देखो इसको ऐसे समझो, सपोज यू हैव अ पीस ऑफ लैंड और इसके अंदर बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं आपने, ठीक है, ट्रीज. ओके, नाउ यू हैव अ फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री जो चेयर बनाती है, which makes chair. So now you are using these trees as raw material for your industry. So what do you think? Will these trees will sustain forever? At some point of time, these trees are bound to end. कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे. तो जब ये खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस फैक्ट्री को चला पाएगी? नहीं चला पाएगी. और एक चीज और भी है इसमें, आप इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहे हो, ठीक है. सो इन्वायरमेंट इसको हार्म हो रहा है और नेक्स्ट जनरेशन इसको भी हार्म हो रहा है. सो इज इट अ सस्टेनेबल वे टू यूज योर रिसोर्सेज? नो, it will, because it will not sustain for long. So it is not sustainable. Understood? Okay, now the same situation, same factory, but now what you do, आप यहां से 2 पेड़ काटते हो और कहीं और जगह 2 पेड़ लगा देते हो, फिर कहीं और से 2 पेड़ काटते हो अपनी इंडस्ट्री के लिए, फिर कहीं और 2 पेड़ लगा देते हो. सो दिस सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एंड दिस विल वर्क, दिस विल सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड. तो इससे क्या होगा? फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट गिविंग हार्म टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा. एंड सेकेंड, you are saving the resources for your future generations. Next generation. So this is sustainable way of using your resources. तो sustainability की definition ही इतनी है that environment should not be harmed and second, resources should be saved for the future generations. Understood? ये 2 चीजें दिमाग में रखना. These are keywords. पहली बात, environment should not be harmed, क्योंकि अगर environment ही harm हो गया फिर तो क्या ही sustain करेगा. Second, next generation, उसके लिए भी resources बचने चाहिए. Third is productivity. Productivity of what? Productivity of human beings. And how can you increase the productivity of human beings? वही जो हम अब तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, by providing them education, उनकी हेल्थ को अच्छा करके, उनको स्किल प्रोवाइड करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है. एक अनएजुकेटेड और अनहेल्दी इंसान से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा एक हेल्दी इंसान हु इज एजुकेटेड. अंडरस्टूड? So it is simple. And empowerment, it is also simple. People should be empowered. उनके पास पावर होनी चाहिए to exercise their choices. जो भी उनके पास चॉइस है, he should have freedom to opt any choice. इसे कहते हैं empowerment. So empowered society is more powerful. Understood?
A society which is empowered, that society will be able to use its resources in a more optimum manner, in a more efficient manner, and it will in turn beneficial for the economy, for the country. So these are 4 pillars of development. Now next is approaches. सबसे पहली अप्रोच कौन सी है? सबसे कन्वेंशनल, द मोस्ट कन्वेंशनल, पारंपरिक, पुरानी इज इनकम अप्रोच. इसका सीधा सा मतलब है, इफ अ पर्सन हैज मोर इनकम ही विल बी मोर हैप्पी. बट इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? देखो, इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू अर्न. लेकिन अगर आपकी जहां पे आप रहते हो, अगर वहां की हवा में पोल्यूशन है, तो आप नई हवा खरीद नहीं सकते. ठीक है? इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू अर्न. अगर आपकी सोसाइटी अंडर डेवलप्ड है और वहां पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तो आपके पैसों का कोई काम नहीं. इफ यू डू नॉट हैव गुड पार्क्स, डू नॉट हैव कम्युनिटी सेंटर्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, इनकम वेस्ट हो जाएगी. दिस इनकम विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन. ठीक है? सो इनकम हैज नथिंग टू डू विद डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हो कि वेरी लेस टू डू विद डेवलपमेंट. तो इनकम अप्रोच तो पुरानी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फेल्ड. सेकंड देखो, वेलफेयर अप्रोच. एंड कैपेबिलिटी अप्रोच. We will try to understand these approaches together. अच्छा, एक बात ध्यान दो. सपोज अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, आप कहोगे हर एक चीज 100 ही होती है. 100 में इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. और मेरे पास 10 लोग हैं. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. और मैं इन 10 लोगों का भला चाहता हूं. मैं चाहता हूं इन 10 लोगों का भला हो, और मेरे पास 100 रुपए हैं. तो मेरे पास देर आर 2 ways. द वन इज कि मैं इन सबको 10-10 रुपए दे दूं, है ना? इसको 10 रुपए दे दूं, इसको 10 रुपए, सबको 10-10 रुपए दे दूं. लेकिन ये 10 रुपए कब तक चलेंगे? आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे, वो यूज कर लेंगे उनको. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आई यूज दिस 100 रुपीज, इनको मैं इन्वेस्ट करूं. इन्वेस्ट करने के बाद या तो मैं एक इंडस्ट्री खोलूं, ठीक है, और इंडस्ट्री में इन 10 लोगों को काम दूं. इन 10 लोगों को मैं काम दे दूं, तो ये हर महीने 10 रुपए कमा पाएंगे. अब पहले जो 10 रुपए इनको एक ही बार मिलते, मैंने क्योंकि उनको इन्वेस्ट कर दिया और इनको जॉब दे दी, तो अब ये हर महीने 10 रुपए कमा पाएंगे. या फिर मैं इन 100 रुपए को इस्तेमाल करूं, आई कैन इन्वेस्ट दिस 100 रुपीज इन प्रोवाइडिंग स्किल्स टू दिस 10 पीपल. इन 10 लोगों को कोई स्किल सिखा दी जाए, किसी को इलेक्ट्रिशियन बना दिया जाए, किसी को प्लम्बर बना दिया जाए, तो आगे से ही अपना काम खुद ही ढूंढ पाएंगे और खुद ही अपना काम कर पाएंगे. दोनों बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इनको पैसे बांट देता हूं, 10-10 रुपए बांट देता हूं, तो इट इज कॉल्ड वेलफेयर अप्रोच. और अगर मैं इनको इन्वेस्ट करके इनको स्किल प्रोवाइड करता हूं, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, इनको कोई काम सिखा देता हूं, तो इट इज कॉल्ड कैपेबिलिटी अप्रोच. मतलब मैं इनकी कैपेबिलिटी को बिल्ड कर दूंगा. नाउ दे कैन अर्न बाय देयर ओन. आपने कहावत सुनी होगी ना, अगर आप किसी को आप में से बहुत सारे वेजिटेरियन है, तो आई डोंट वांट टू हर्ट यू, बट सिर्फ कहने के लिए,
अगर हम किसी को एक मछली दे दें खाने के लिए तो वो उसका पेट एक बार भरेगा, लेकिन अगर हम उसको मछली पकड़ना सिखा दें तो वो हर रोज अपना पेट भर सकता है। तो इट इज कॉल्ड कैपेबिलिटी अप्रोच। तो आप कहोगे वेलफेयर अप्रोच बिल्कुल ही बेकार है क्या? अच्छा, एक इंसान है जो बहुत बुरी कंडीशन में है, 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो क्या हम ये करेंगे कि उसके पास जाके नहीं नहीं पहले इसको कैपेबल बनाओ, पहले इसको स्किल दो, फिर ये पढ़ेगा लिखेगा, फिर जाके कमाएगा? ये तो कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। तो उसको तो डायरेक्ट पैसे देने पड़ेंगे एक बार, या फिर खाना देना पड़ेगा, पैसे भी नहीं। तो वेलफेयर अप्रोच भी कुछ हद तक जो कहता है इमीडिएट जो सॉल्यूशन है, इमीडिएट रिलीफ जिसको बोलते हैं, या फिर कहीं पे सपोज नेचुरल कैलेमिटी आई है, भूकंप आया है, बाढ़ आई है, तो वहां पे आप कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव इमीडिएट रिलीफ। So in this way, government maintain a balance between welfare approach and capability approach. Next, अच्छा एक लास्ट आपकी बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक बेसिक नीड, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक नीड? आधारभूत जरूरतें। आपने पिक्चर देखी होगी ना पुरानी, रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑफ अ फैमिली। इनका क्या कहना है कि चॉइसेस छोड़ो, चॉइसेस छोड़ो, कैपेबिलिटी छोड़ो, ये सब बात की बात है, ये इंसान खुद करेगा। मेन चीज क्या है? यू हैव टू प्रोवाइड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो उसको दे। तो ऐसा कोई एग्जांपल इंडिया में मिलता है आपको बेसिक नीड वाला? आपने जो बीपीएल कार्ड सुने होंगे ना, बीपीएल जो येलो कलर के कार्ड होते हैं, उसमें अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड या ग्रेन्स वो गवर्नमेंट बहुत कम रेट में देती है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये मानती है कि बेसिक इतना तो खाना एक परिवार खाता ही है एक महीने में। तो आप उसको कह सकते हो बेसिक नीड अप्रोच से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड वो आइडिया। सो दिस आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा। सो बेसिक नीड अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ILO, इनका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका मतलब है बेसिक नीड्स को पूरा कर दो, चॉइसेस आगे चल के अपने आप हो जाएंगे। वेलफेयर अप्रोच में पीपल आर रेसिपिएंट, पैसिव। वेलफेयर का मतलब बस पैसे बांट दो, लोग बस फायदा लेंगे, सो दे आर पैसिव नॉट एक्टिव। कैपेबिलिटी बिल्डिंग में पीपल आर एक्टिव, उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है, कैपेबल बनाया जाता है, और इनकम अप्रोच आपको बता ही दिया। ठीक है, सो इन टुमारो क्लास वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बस इट इज लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।